नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे और जानेंगे भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में। और कल हमने पढ़ा था अध्याय 4, उसमें हमने पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के जीवन परिचय और उनसे संबंधित कुछ समाजशास्त्री सिद्धांतों के बारे में जाना था। और इस चैप्टर में हम जानेंगे भारतीय समाजशास्त्रियों के जीवन परिचय और उनसे संबंधित कुछ सामाजिक सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। जैसा कि आपने प्रथम भाग की पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र परिचय के पहले अध्याय में देखा कि यूरोपियन संदर्भ में भी यह विषय काफ़ी नया है, जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्षों पहले की गई। भारत में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से भी कुछ पुराना है, लेकिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। सन 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता तथा लखनऊ ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विज्ञान अथवा मानव विज्ञान विभाग हैं और ज़्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसा होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता थी भी या नहीं। 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका होगी। इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए। सर्वप्रथम, यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी। भारत भी आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था और वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले मिले थे। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ, तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो। भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसमें आदिम समाज भी पाए जाते थे। अंत में भारत जैसे संपन्न स्वतंत्र नव राष्ट्र को नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वहाँ समाजशास्त्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो। भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्री प्रश्नों को एक आकार मिला। यह पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे। जैसा कि देखा जा सकता है, भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी श्री L.K. अनंत कृष्ण अय्यर, जिनका जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु 1937 में, इन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। फिर स्कूली शिक्षक और उसके बाद कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के निर्याती सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया।
ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्ण राय अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूपेण एक स्वयंसेवी के रूप में किया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए उन्होंने सप्ताहांतों में नृजाति विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया। उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानवविज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानवविज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। सन 1917 से 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। हालांकि मानव विज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजाति विभाग का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपियन विश्वविद्यालयों में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कानूनविद शरद चंद्र राय, इनका जन्म 1871 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1942 में हुई, जो कि एक अन्य मानव विज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व राय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1998 में रांची आकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश, जो आज का झारखंड में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। राय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। आगे चलकर उन्हें सरकारी दुभाषिए के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया। राय की रुचि जनजाति समाज में बढ़ी, जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। उन्होंने जनजाति क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। यह सभी कार्य शौकिया आधार पर किया गया, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की। अपने पूरे सेवा काल में राय के 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही इनके द्वारा ओरांव, मुंडा तथा खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही राय भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में विख्यात हुए तथा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था तथा आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरत चंद्र राय दोनों सही मायनों में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में ही
उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इसे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा राय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुई। इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा जिन्होंने अय्यर तथा राय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे, परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई। जी.एस. घुर्ये तथा डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ, जबकि ए.आर. देसाई तथा एम.एस. श्रीनिवास का जन्म इनसे लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कि कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा। जी.एस. घुर्ये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया। उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला। उनके शैक्षणिक लेख न केवल बहुसर्जक होते थे बल्कि जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफ़ी विस्तृत होते थे। ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफ़ी सीमित थी, घुर्ये ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। घुर्ये द्वारा स्थापित बम्बई विश्वविद्यालय विभाग ऐसा पहला विभाग बना जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक 2 मुख्य कार्यक्रमों को लागू किया जिन्हें आगे चलकर उत्साहपूर्वक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। ये थे सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य का एक ही संस्था में किया जाना तथा सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहद वर्ग के रूप में स्थापित करना। घुर्ये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों से होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने बृहद विषयों जैसे जनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र, बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घुर्ये को प्रभावित किया, उनमें सबसे प्रमुख है प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष। एक प्रमुख विषय जिस पर घुर्ये ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन और मुख्य रूप से वेरियर एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। सन 1930 और 1940 के दशकों में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ कि भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। कई ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी अलग थी।
उनका मानना था कि सीधे साधे जनजाति लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वे जनजातियों को संरक्षण दें ताकि वे अपनी जीवन पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रख सकें, क्योंकि उन पर लगातार यह दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें। हालांकि राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। उनका यह मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखा गया था। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि जनजातियों को भी विकास की आवश्यकता थी। घुर्ये राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे काफ़ी लंबे समय से हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया द्वारा जुड़े रहे हैं। जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा, उसी प्रक्रिया में जनजाति वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदायों से पीछे रह गए थे। एक मुख्य विवाद कि भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो, जिसका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ है, विवादास्पद नहीं रहा। इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्य धारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी जांच की गई। संरक्षणवादियों का यह विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण तथा उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आएगा। दूसरी तरफ घुर्ये तथा राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया कि ये दुष्परिणाम मात्र जनजाति संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। विकास के मार्ग में आने वाली ये वे आवश्यक कठिनाइयां हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। क्रियाकलाप 1। आज भी हम उसी प्रकार के विवादों में पड़े हैं। किसी भी प्रश्न के विभिन्न पक्षों की उनके समकालीन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर समीक्षा कीजिए। उदाहरण के लिए अधिकतर जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहचान पर बल देते हैं। वास्तव में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण इसी प्रकार के आंदोलनों का फल है। विकास के नाम पर बड़े बड़े बांधों, खदानों तथा फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण जनजातीय वर्गों पर एक असमान दबाव पड़ता है, जिस पर काफ़ी मतभेद है। ऐसे और कितने संघर्षों के बारे में आप जानते हैं। पता लगाइए कि इन संघर्षों के पीछे कौन से मुद्दे थे। आप और आपके सहपाठी इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अगला टॉपिक है जाति तथा प्रजाति पर घुर्ये के विचार। दोस्तों, घुर्ये की शैक्षिक साख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। घुर्ये के कार्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि इन्होंने समकालीन भारतीय मानव विज्ञान के मुद्दों को संबोधित किया था। इस पुस्तक में घुर्ये ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना की। इस सर्वप्रचलित विचार के प्रमुख
उद्घोषक हर्बर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान के मामलों में बेहद रुचि रखते थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहां दिमाग की स्थिति होती है, अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर विवाह निषिद्ध करती है। रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियां तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशेषताओं से मिलती हैं, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों, मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार पर, जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि, रिजले तथा अन्य लोगों ने यह सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हैं। उन्हें आर्यों द्वारा दबाया गया, जो कहीं बाहर से आकर भारत में बस गए थे। रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से घुर्ये असहमत नहीं थे, लेकिन वे उसे केवल अंशतः सत्य मानते थे। उन्होंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर दिए जाने से होती है। घुर्ये का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के अन्य भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं मानव विमित माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजाति वर्गों का आपस में काफ़ी लंबे समय से मेल मिलाप था। अतः प्रजाति शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी, क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अंतःविवाह मतलब कि जाति विशेष में ही विवाह करना का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजाति स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। आज जाति के इस प्रजाति सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे सच माना जाता था। इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर मतभेद है। हालांकि जिस समय घुर्ये इस विषय पर लिख रहे थे, उस समय इस विषय के ये मुद्दे महत्वपूर्ण थे। इसी कारण से उनके लेखों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। घुर्ये जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। उनकी परिभाषा 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल देती है। पहला, जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडी विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जाति समाज कई बंद पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है। यह बंद है क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक विशिष्ट जाति के बच्चे हमेशा उसी जाति के होंगे। दूसरे शब्दों में, जाति की सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। संक्षेप में, किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय होता है। इससे न तो बचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, अर्थात प्रत्येक जाति दूसरे से उच्च अथवा निम्न होती है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी 2 जातियां समान नहीं होती। संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर।
किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को विभिन्न जातियों के बीच बांटा जा सकता है, इसके विस्तृत नियम हैं। ये नियम पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से संचालित होते हैं। यही तथ्य सामाजिक अंतःक्रिया पर भी लागू होते हैं। यह विशेष नाटकीय रूप से अस्पृश्यता के क्षेत्र में दिखाई देता है, जहाँ किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। चौथा है सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उनके अधिकार तथा कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित न रहकर धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं, जैसा कि निर्जाति वर्णन जातिगत समाज की दिनचर्या को दिखाता है। विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया इन्हीं नियमों से चालित होती है। जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। समाज के स्तर पर जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता देखी जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दिए जाते हैं। छठवां है जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतःविवाह मतलब कि जाति में ही विवाह के साथ ही बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं, अथवा किसकी शादी किससे नहीं हो सकती, इस प्रकार की योग्यता और निर्योग्यता के समूहों के नियम जाति प्रथा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। घुर्ये की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। उनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी, जो शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी। वास्तविक रूप से जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हो रहा था, हालांकि वे सब किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं। आगे आने वाले कई दशकों में निर्जाति क्षेत्र के अध्ययनों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने में मदद की कि स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। 1920 तथा 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के दो प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मिले-जुले विभाग के रूप में हुआ। जहां मुंबई विभाग इस समय जीएस घुर्ये द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध त्रिदेव राधा कमल मुखर्जी, जो कि संस्थापक थे, और डीपी मुखर्जी तथा डीएन मजुमदार द्वारा चलाया जा रहा था। वैसे तीनों ही जाने माने थे तथा अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते थे, परंतु डीपी मुखर्जी इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वास्तव में डीपी मुखर्जी ज़्यादातर डीपी के नाम से ही जाने जाते थे, जो न केवल समाजशास्त्र में बल्कि शिक्षण के अलावा बौद्धिक तथा जनजीवन में भी अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली विद्वान रहे हैं। इनका प्रभाव तथा सार्वजनिक लोकप्रियता इनके विद्वतापूर्ण लेखन से उतनी नहीं मिली जितनी शिक्षण शैक्षणिक घटनाओं पर इनके भाषण, मीडिया में उनके द्वारा किए गए कार्य, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के लेख तथा रेडियो प्रोग्राम से मिली। डीपी ने समाजशास्त्र से पहले इतिहास तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था तथा इन विविध विषयों में उनकी अभिरुचि थी, जिसका विस्तार क्षेत्र साहित्य, संगीत, फिल्म, पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, मार्क्सवाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा विकास की योजना थी। मार्क्सवाद से वे बेहद प्रभावित थे, हालांकि इसके राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा इसके सामाजिक विश्लेषण के तरीकों में उनका विश्वास अधिक था। डीपी ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक इस विषय में एक श्रेष्ठ कार्य है, जो इस वर्ग की कालजयी रचना मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, और वहाँ पे हम देखेंगे परंपरा एवं परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के विचार को। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों।